नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में सचिन वजह केस में हम बड़ा खुलासा आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सचिन वजह मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में लाखों करोड़ों रुपए के कैश का लेन देन करता था। हम आपको बताएंगे फर्जी कंपनियां बनाकर किस तरह से वसूली का ये काला कारोबार चलता था, और आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे सचिन वजह अपनी महिला दोस्त का इस्तेमाल वसूली के काले धन को सफेद करने के लिए करता था। तो ये सारा खुलासा सचिन वजह की महिला दोस्त ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने बयान दिया है, उसमें दर्ज है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सचिन वजह की महिला दोस्त मीना जॉर्ज का एनआईए को दिया हुआ पूरा बयान मौजूद है। और इस वक्त आप मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे कि सचिन वजह आखिर जो कुछ भी कर रहा था उसका एक एक पॉइंट इस पे मौजूद है। दरअसल ये एनआईए की चार्जशीट है और टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस चार्जशीट की मौजूद है, जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इसमें वो स्टेटमेंट्स दर्ज हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे सचिन वजह ने न सिर्फ अपनी पावर, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से जो उसने एक के बाद एक अपराध किए हैं उसका पूरा चिट्ठा इस 70 पन्नों की चार्जशीट में मौजूद है। हालांकि जो इस वक्त आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 70 पेजेस हैं, 70 पन्ने हैं इसमें, लेकिन इसमें से मैंने खासतौर पर आपके लिए कुछ पेजेस मार्क किए हैं और ये मार्क्ड पेजेस आपको ये बताएंगे कि आखिर सचिन वजह का रोल क्या था, जो इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं। अगर आप इन हाईलाइटेड एरियाज की तरफ ध्यान देंगे तो सचिन वजह ने जो कुछ किया वो क्यों किया, यह सवाल आपके जहन में आ सकता है, क्योंकि एक बड़े पद पर काम करते हुए इस पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, जिस तरह से मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एक गाड़ी वहां पर पार्क हो गई, उसके बाद एक व्यक्ति का खून हो गया और उस पर इसका क्या रोल था, आपको इस डॉक्यूमेंट से वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं एक एक हिस्सा पढ़ूंगी और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, जिन्होंने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को करीब से देखा है और ये समझा है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो नेक्सस काम कर रहा था ये कैसे काम कर रहा था। लेकिन जिस महिला मित्र का हम जिक्र कर रहे हैं, सेक्शन 161 के तहत उसका स्टेटमेंट दर्ज किया गया है और यह बयान सिरे से एक एक कर परत दर परत इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे नेक्सस को खोल कर रख देता है। तो हम आपको सचिन वजह के वसूली वाले खेल का एक एक सच आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि सचिन वजह कैसे अपनी गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज का इस्तेमाल पैसों के लेन देन में कर रहा था। हर राज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आखिर मीना जॉर्ज कौन है, सचिन वजह से क्या कनेक्शन है मीना जॉर्ज का। मीना जॉर्ज का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ। 12वीं में पढ़ाई के दौरान ही 22 दिसंबर 2003 को जॉर्ज वेंकुरम नाम के शख्स से शादी हो गई। बतौर टेलीकॉलर नौकरी की शुरुआत हुई। महीने की कमाई सिर्फ 3000 रुपए थी। जब मीना जॉर्ज का बेटा महज 2 साल का था तो पति ने उसे बतौर फीमेल एस्कॉर्ट नौकरी करने के लिए भेज दिया। सचिन वजह मीना जॉर्ज की एस्कॉर्ट सर्विस का ग्राहक था। सचिन वजह से मीना जॉर्ज की पहली मीटिंग 2011 में हुई। अब मनसुख हत्याकांड में एनआईए मीना जॉर्ज से पूछताछ कर रही है। मीना जॉर्ज वही महिला है जो मुंबई के ट्राइडेंट होटल में दिखाई दी थी। मीना जॉर्ज को ही मिस्ट्री गर्ल का उस दौरान नाम दिया गया था, लेकिन अब इसकी पहचान सामने आ गई है और एनआईए के इस इन्वेस्टिगेशन में इसका अहम रोल है। सचिन वजह मीना जॉर्ज नाम का जॉइंट बैंक अकाउंट और एक लॉकर भी मिला है।
तो पैसों के लेन देन में किस तरह से मीना जॉर्ज का इस्तेमाल हो रहा था और कैसे मीना जॉर्ज के साथ अपने रिश्तों को, अपने कारोबारी रिश्तों में भी शामिल किया हुआ था सचिन वाजे ने, वो आपको हमने पूरी जानकारी दी। लेकिन अब आपके सामने पहला बड़ा खुलासा। मीना जॉर्ज ने एनआईए को दिए अपने बयान में यह खुलासा किया और इस खुलासे को समझने के लिए एक वीडियो इस वक्त आपको देखना जरूरी है। यह सीसीटीवी वीडियो इस साल फरवरी की 18 तारीख का है। वीडियो मुंबई के ओबेरॉय होटल का है। आपको हम उस वीडियो की इस वक्त झलक भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार में एक महिला दिखाई दे रही है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज है। यह बात खुद मीना जॉर्ज ने एनआईए के सामने कबूल की कि वो 18 फरवरी को सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय गई थी। 18 फरवरी को ही ओबेरॉय होटल के सीसीटीवी रिकॉर्ड में हुए वीडियो में यह पूरी कहानी दर्ज है। हर वो बात जो एनआईए को दी अपने बयान में सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज ने बताई है। तो इसी पर अब देखिए ये धाकड़ रिपोर्ट। तारीख 18 फरवरी 2021, स्थान होटल ओबेरॉय, मुंबई। पहली बार सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज नजर आई। 18 फरवरी की रात मीना जॉर्ज मुंबई के होटल ओबेरॉय में देखी गई। सीसीटीवी कैमरे में उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। गाड़ी के अंदर बैठी यह महिला कोई और नहीं, मीना जॉर्ज है, जो सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय पहुंची थी। ये पूरा सच मीना जॉर्ज ने एनआईए को पूछताछ में बताया है। मीना जॉर्ज ने बयान दिया। फरवरी 2021 को मैं सचिन वाजे से मुंबई के होटल ओबेरॉय में 2 बार मिली। दोनों ही मुलाकातों में सचिन वाजे होटल ओबेरॉय के 19वीं मंजिल के 1964 कमरे में ठहरा था। मैं पहली बार 18 फरवरी की रात को होटल ओबेरॉय गई। मैं रात भर उसके साथ होटल में कमरे में रुकी और अगले दिन सुबह मैं होटल से वापस आ गई। मीना जॉर्ज होटल ओबेरॉय गई, इसका सीसीटीवी प्रमाण मौजूद है। अब मीना जॉर्ज का एनआईए के सामने दिया गया बयान भी है। 18 फरवरी 2021 की रात होटल ओबेरॉय के कमरा नंबर 1964 में क्या हुआ, मीना जॉर्ज ने एक एक बात एनआईए को बताई है। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मैं 2 बार होटल ओबेरॉय गई। दोनों ही बार सचिन वाजे द्वारा दिए गए करेंसी नोट्स को लेना और कहीं पहुंचाना था। इन करेंसी नोट्स को गिनने और पुराने नोटों को हटाने के साथ साथ 786 सीरियल नंबर वाले नोटों को अलग करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। 18 फरवरी की रात मुझे एक नीले बैग में 2000 के नोटों के 20 बंडल दिए गए, जिसमें 100 के नोट्स थे, यानी कुल 40 लाख रुपए, जिसे मुझे रूम नंबर 1964 में सचिन वाजे को देना था। ये 40 लाख रुपए मैंने 2 दिन पहले सचिन वाजे के दफ्तर से लिए थे, जो मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास स्थित पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर है। मैं तारीख ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये तय है कि वो 15 या 16 फरवरी 2021 की तारीख थी जब मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर सचिन वाजे का दफ्तर था। सचिन वाजे ने 40 लाख रुपए कैश अपने दफ्तर से मीना जॉर्ज को दिया। यानी पैसों का ये सारा खेल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से ही सचिन वाजे खेल रहा था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर सचिन वाजे का वो अड्डा था जिसका इस्तेमाल वह वसूली के पैसों के लेन देन के लिए करता था। मीना जॉर्ज ने आगे बताया, 19 फरवरी की सुबह जब मैं होटल ओबेरॉय से निकल रही थी, सचिन वाजे ने मुझे एक जूट का बैग दिया जिसमें 2000 रुपए के 18 बंडल थे, यानी 36 लाख रुपए। सचिन ने मुझे वो नोट गिनने, पुराने नोट हटाने और 786 नंबर के नोटों को अलग करने के लिए कहा था, जो मैं मीरा रोड में अपने घर लेकर गई। 18 फरवरी की पूरी कथा मीना जॉर्ज ने एनआईए को बताई है कि कैसे सचिन वाजे मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का इस्तेमाल अपनी वसूली के धंधे के लिए कर रहा था। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज हम आपको एक के बाद एक तमाम ये डिटेल्स दे रहे हैं। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, मीना जॉर्ज का पूरा स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन इस पूरी कहानी में जो अलग अलग बिंदु हैं, अब मैं उनकी तरफ आपको ले जाना चाहती हूं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आखिर सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर जो जिलेटिन की छड़ों से भरी गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो आखिर क्यों रखवाई? दूसरी बात, रखवाई तो ये कैसे रखवाई, किसका इसके लिए इस्तेमाल किया? तो उस पर नाम निकलकर सामने आता है मनसुख हिरेन का। उसके बाद आगे पता चलता है कि मनसुख हिरेन की मौत हो जाती है संदेहास्पद परिस्थितियों में, जो बाद में तस्वीर हत्या के तौर पर उभर कर आती है।
तो मनसुख हिरेन की हत्या क्यों करवाई? और फिर आप देख रहे हैं मीना जॉर्ज को, जिसके साथ पैसों का लेन देन हो रहा है, जो उसमें मदद कर रही है सचिन वाजे की। मीना जॉर्ज की भूमिका क्या है? और इन सबसे अलग जो एक और अहम सवाल है वो ये, कुरकुरे बालाजी ये शख्स कौन है? और क्या परमबीर सिंह, जिनका नाम जिस तरह से उछला इस पूरे घटनाक्रम में, वो क्या किसी तरह के एलिबाई का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी क्या किसी दूसरे नाम से वो इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए थे? तो ये पूरे सवाल आपको हम इस अगले 45 मिनट के कार्यक्रम में आप समझाएंगे। लेकिन अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं इस वक्त इस रिपोर्ट की तरफ, जो आप चार्जशीट देख रहे हैं और जो आप हाईलाइटेड हिस्सा देख रहे हैं। इस हाईलाइटेड हिस्से में यह बताया गया है कि आखिर सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया। तो इस हिस्से को मैं आपके लिए अब पढ़ रही हूं। इन्वेस्टिगेशन हैज फर्दर रिवील्ड Sachin Vaze, accused number 1, being incarcerated for a long time, wanted to regain his clout as ace detective encounter specialist. यानी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि सचिन वाजे अपने पुराने स्वरूप को हासिल करना चाहता था, जो उसका नाम था, जो उसकी शोहरत थी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के रूप में, उस छवि को उसे हासिल करना था और इसीलिए उसने यह पूरा प्लान बनाया। Hence he conspired with others to place the Scorpio vehicle laden with gelatin sticks, explosives and threat note addressed to industrialist Shri Mukesh Ambani and his family, and parked the vehicle near the latter's residence in order to put Ambani family into fear of death and to commit the terrorist act. तो मकसद ये था कि अंबानी परिवार डर में आए, दहशत में आए, खौफ में आए कि वो किसी हमले का शिकार हो सकते हैं, और इसीलिए उस वैन को वहां पर, उस गाड़ी को वहां पर पार्क किया गया। और ये पूरा का पूरा जब प्लान किया गया तो इसमें भी इस तरह से कदम दर कदम इसे प्लान किया गया कि किसी भी तरह से सचिन वाजे पर शक ना जाए और इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर सचिन वाजे के हाथ में आती है तो फिर वो अपना खोया हुआ रुबाब, जो उनका पद था, जो उनका एक जलवा था, उसे वापस हासिल कर पाएंगे। इसी इन्वेस्टिगेशन का अब मैं अगला हिस्सा आपके लिए पढ़ रही हूं, और यह हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको समझाएगा कि आखिर यह काम हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिवील्ड that after placement of the Scorpio vehicle with the convoy number plate, when it was spotted at the road and reported upon by the security personnel of Ambani family, accused Sachin Vaze himself had immediately reached the spot where he had placed Scorpio and managed to get investigation transferred to him. यानी जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल अंबानीज के घर के बाहर मौजूद है, उसके बाद फौरन जब यह सूचना पुलिस तक पहुंची, सचिन वाजे स्पॉट पर पहुंच गए, यानी ग्राउंड पर पहुंच गए, और फिर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वहां पर शुरू हुआ, सीधे वो केस साहब के हाथ में आ गया। तो अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी के पास। और राकेश, क्योंकि लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, तो हम उनसे समझेंगे कि आखिर सचिन वाजे के लिए ये केस, इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी था और ये इस तरह से प्लांट करने की जरूरत क्या थी। लेकिन उससे पहले आपको एक और अहम जानकारी इस वक्त हम बता दें। जो ये सत्य कथा है, ये खुद सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज ने एनआईए को अपने बयान में बताई है। और मीना जॉर्ज ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस का इस्तेमाल हो रहा था। कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल में वसूली का धन वाजे ने अपने ऑफिस से 40 लाख रुपए मीना को दिए थे। मीना ने ये पैसे होटल ओबेरॉय में सचिन को हैंडओवर किए। तो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से शिवानी मिश्रा मौजूद हैं, हमारे साथ राकेश त्रिवेदी भी मुंबई से मौजूद हैं, और सिद्धांत मिश्रा भी इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए एनआईए के इन्वेस्टिगेशन की ये पूरी कॉपी अपने दर्शकों को हमने दिखाई और हमने एक एक कदम दर कदम उनको ये बताया कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा जो केस है, इसे प्लांट किया सचिन वाजे ने। लेकिन जरूरत क्या थी, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से मीना जॉर्ज ने ये बताया कि सीपी ऑफिस के ही कंपाउंड में 4थी मंजिल पे जहां पर सचिन वाजे का ऑफिस था, उसी कैबिन से जो है ये पैसों का लेन देन होता था। इसके कई और जो कोलैबोरेशन है वो भी सामने आए हैं, जैसे कि अगर बार मालिक महेश शेट्टी, जया पुजारी और जो दूसरे अन्य यहाँ के डांस बार मालिक हैं, उनके भी अगर स्टेटमेंट की बात अगर हम पढ़ते हैं अगर इस चार्जशीट में, तो उसमें भी ये साफ है कि कैसे सचिन वाजे ने इन तमाम डांस बार ओनर्स को अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। उनसे पहले कहा कि वो सब लोग मिलकर 5 करोड़ रुपए महीने का जो है वो उन्हें हफ्ता दे, लेकिन जब ये पैसे
पैसा उन्हें ज्यादा लगा बाग मालिकों को कि चूंकि लॉकडाउन था और उसके बाद में जो है नुकसान ज्यादा था। ऐसे में ये मामला ये तय हुआ कि जितने भी जो बाग ओनर्स हैं वो 2 लाख से 5 लाख रुपए पर महीने का हफ्ता देंगे और कुल मिलाकर के उन लोगों ने उसी दफ्तर में कभी 40 लाख रुपए जो है जमा किए तो कभी दूसरी रकम जमा की। इसके अलावा ये करना क्यों था? जैसे कि एनआईए की चार्जशीट में ये कहा गया कि सचिन वाजे एक सुपर कॉप बनना चाहता था। इस केस को डिटेक्ट करने के बाद वो खुद ही इसने ये प्लान किया और केस को डिटेक्ट करने के बाद ये बताना चाहता था कि कैसे वो एक सुपर कॉप है और कहीं ना कहीं वो अंबानी परिवार से कोई एक्सटॉर्शन मनी भी जो है वसूलना चाहता था। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम कड़ी ये है कि जो सेंटेंस अभी आपने पढ़ा मीनाक्षी, उसके ठीक आगे ही एक सेंटेंस ये भी लिखा है कि जब इस मामले की गांवदेवी पुलिस में एफआईआर रजिस्टर थी उसके बावजूद भी उसने एक नया एफआईआर जो है सीआईयू में रजिस्टर किया एंड ही मैनेज टू गेट द केस ट्रांसफर्ड। जो मैनेज वर्ड है वो अपने आप में एक बड़ा कीवर्ड है कि क्या ये सचिन वाजे अकेले अपने बूते पर उसने ये केस ट्रांसफर करवाया या उसका कोई मास्टर जो है वो इसमें शामिल था जो पहले से जिसे पता था कि ये केस होगा और इसके बाद हम इसे सचिन वाजे को ट्रांसफर कर देंगे। और शिवानी देखिए जो पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सुपर कॉप बनने का सचिन वाजे का सपना था एज इफ कि भविष्य में कोई फिल्म साहब के ऊपर बन जाए और इस तरह से अपना पूरा का पूरा जो है वो चेहरा आगे वो रखना चाहते थे। और जिस बात का जिक्र राकेश ने किया कि किसी भी कीमत पर ये केस उनको चाहिए था और इसलिए उन्होंने तमाम चीजों को परिस्थितियों को मैनेज किया। बड़ा सवाल यहां पर ये कि सचिन वाजे और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, ये तो एक नाम और एक केस सामने आया, लेकिन ये नेक्सस कितना बड़ा हो सकता है, चिंता तो इस बात की है। जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मीनाक्षी लगातार हम जिक्र कर रहे थे सचिन वाजे की महिला मित्र का, तो बता दें कि 2011 में दोनों की मुलाकात हुई थी और लगातार दोनों के बीच में कई सारी डील्स होती थी। सचिन वाजे उनको मदद करते थे। इनफैक्ट जब एस्कॉर्ट का काम सचिन वाजे ने अपनी महिला मित्र को कहा था छोड़ने के लिए, उसके बाद वो 50,000 रुपए प्रति माह उन्हें देते थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी तब जब वो खुद ऑन ड्यूटी थे। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं पहले से ही हर एक चीज की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग सोच समझ के करते थे कि उन्हें किस स्टेज से क्या कुछ करना है। वहीं अब बात की जाए इस पूरे माजरे की, तो हमेशा से ही सचिन वाजे जो रहे हैं ऐसे केसेस में काफी ज्यादा अग्रसर रूप से इन्वॉल्व नजर आते हैं। और जहां तक मनसुख की बात की जाए तो मनसुख हिरेन मामले में इमीडिएटली सचिन वाजे का नाम इसलिए भी आया था क्योंकि सचिन वाजे ही इकलौते ऐसे ऑफिसर थे जो कि मनसुख हिरेन के शव को देखने या उनके परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। वो लगातार हर एक स्पॉट पर नजर आने वाले ऑफिसर बने थे और शुरुआत से ही उन्होंने हमेशा हर चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अपने कनेक्शन जो उनके मनसुख हिरेन के साथ पहले से थे, क्योंकि वो लगभग एक ही एरिया में रहते थे, उन्हें उसको नकारा, अपने कनेक्शंस को, अपनी दोस्ती यारी को नकारा। वहीं मनसुख हिरेन का काफी अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि एक के बाद एक खुलासे। ठीक है, मैं मनसुख हिरेन के पॉइंट पे आऊंगी शिवानी, लेकिन सिद्धांत मैं ये सवाल आपके पास भी लेकर आ रही हूँ। सचिन वाजे को जो सुपर कॉप बनना था वो क्यों बनना था? वो बनकर क्या हासिल हो रहा था? क्या प्लान्स थे सचिन वाजे के आगे? देखिए मीनाक्षी, ये सवाल तो सरकार से और उस वक्त के कमिश्नर से पूछा जाना चाहिए कि सचिन वाजे को क्यों रीइंस्टेट किया गया पुलिस फोर्स में और क्यों उनको इतनी जिम्मेदारी दी गई, क्यों उनको सीआईयू यूनिट का चीफ बनाया गया और क्यों जितने भी मुंबई के हाई प्रोफाइल केसेस थे उस वक्त मीनाक्षी, वो सब सचिन वाजे को ट्रांसफर किए जा रहे थे। सीआईयू यूनिट सारे केस उठा रही थी। सीआईयू यूनिट के पास अधिकार होता है कि वो मुंबई पुलिस के कोई भी जो केस है उसमें हस्तक्षेप करके वो केस अपने पास ले सकती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जब एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी अल्टामाउंट रोड पे मिली, उसके बाद एक जो सेट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से केस की जो जांच है वो एटीएस को दी जानी चाहिए, पर वो जांच दी गई सीआईयू क्राइम ब्रांच को, जिसके हेड थे सचिन वाजे। ये कहीं ना कहीं अपने आप जो शक की सुई है, ये अपने आप दर्शकों को समझ में आ जाएगी कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मीनाक्षी, इससे पहले ईडी के भी चार्जशीट लग चुकी, ईडी के भी रिमांड नोट हमारे पास है। अब एनआईए की चार्जशीट, जो कि शिवानी और राकेश रिपोर्ट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं कि सचिन वाजे एक बहुत बड़े रैकेटियर थे मुंबई पुलिस के, जो रैकेट चलाते थे। उनको निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारियां भी इसलिए दी गई थी क्योंकि जो ऊपर बैठे लोग थे
चाहे वो पॉलिटिकल बॉसेस हों, चाहे वो पुलिस के ही बड़े आला अधिकारी हों, कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे सचिन वजे से। यही कारण था कि उनको सबसे ज्यादा शक्तिशाली पोर्टफोलियो दिया गया। एक एपीआई रैंक के ऑफिसर की जो हैसियत थी मुंबई पुलिस में मीनाक्षी, उस वक्त वो एक डीआईजी आईजी रैंक के अधिकारी से कम नहीं थी। सचिन वजे सीधा पॉलिटिकल बॉसेस को भी रिपोर्ट करते थे, सचिन वजे सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी रिपोर्ट करते थे, सारी हायरार्की को क्रॉस करते हुए। सचिन वजे का जो एक्सेस था पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और बड़े अधिकारियों के पास, वो अलग किस्म का था। यही वजह है कि उनका नाम एक्सटॉर्शन में भी आया, कि उनके माध्यम से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। और जो ट्राइडेंट होटल की कहानी है, सबसे पहले टाइम्स नाउ ने दिखाई थी उस वक्त जब रेड्स की थी ट्राइडेंट होटल पे एनआईए ने, तब भी ये तस्वीरें हमने चलाई थी। सचिन वजे एक तरीके से मनी बैग थे बहुत लोगों के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्धांत आपने ये बोला कि सचिन वजे का डिपार्टमेंट में होने का क्या मतलब था और सचिन वजे की मौजूदगी से क्या कुछ हासिल हो रहा था। और सचिन वजे एक कैरेक्टर है, उस एक कैरेक्टर के पीछे, उस एक किरदार के पीछे और कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन का एक एक पहलू हम आपके सामने आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में रख रहे हैं। अब मैं आपके सामने 70 पन्नों की इस चार्जशीट का एक दूसरा हिस्सा रख रही हूं। और यह हिस्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपको बताएगा कि मनसुख हिरेन, जिसका बार बार नाम आ रहा है, मनसुख हिरेन जिसकी हत्या हुई, आखिर वो कैसे हुआ, वो कैसे किया गया। तो इस हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं यहां पर। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज रिवील्ड दैट ऑन 4 मार्च 2021 accused Sachin Vaze intentionally planned to conduct a raid at the Tipsy bar located at Dongri, Mumbai to create an alibi. एक alibi create करने की कोशिश हुई, to create an alibi on the day of execution of murder of मनसुख हिरेन। यानी मनसुख हिरेन की हत्या के दिन ये कोशिश की गई कि एक दूसरी पिक्चर जो है वो साथ साथ रखी जाए ताकि सीधा शक सचिन वाजे पर ना जाए। यानी सचिन वाजे जिस दिन हत्या हुई उस दिन कहीं और मौजूद दिखाई दे, ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई उनसे यह सवाल ना पूछ सके कि आप तो हत्या वाली जगह पर मौजूद थे। Accordingly, on the same day, on 4th March 2021, he held a meeting with the officials of the CIU, Social Service Branch and Dongri Police Station for conducting raid at Tipsy Bar. यानी टिप्सी बार पर रेड के लिए सचिन वाजे ने ये पूरा इंतजाम कर रखा था ताकि वो एक एक्शन जमीन पर करते हुए दिखाई दे और उनकी मौजूदगी को बताने वाले गवाह भी वहां पर दिखाई दे। Thus he showed his presence at Tipsy Bar on 4th March from 20:30 to 25, यानी 11:30 बजे का ये समय जो है बताया गया है। Along with police team and conducted the raid at Tipsy Bar and prepared a nil पंचनामा। The purpose, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। The purpose of the raid was to create an alibi so that his location would show him far away from the scene of murder of Mansukh Hiren. Accused Sachin Vaze also booked a table in a hotel near Nagpada for dinner and even visited the shop of witnesses after the raid. अब इस पूरे जब हिस्से को आप पढ़ते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जिस जगह हत्या हुई सचिन वजे उस लोकेशन से काफी दूर दिखाई दे, अपना सरकारी काम करते हुए दिखाई दे, पुलिस का जो एक्शन है वो करते हुए दिखाई दे। और उसके बाद डिनर का भी एक इंतजाम उन्होंने नागपाड़ा में एक टेबल बुक की हुई थी। तो अमूमन आपने फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह से जो क्राइम सीन्स होते हैं वहां पर जो क्रिमिनल है वो वहां मौजूद ना रहे, ये दिखाने के लिए वो ऐसा ही एक एलिबाई क्रिएट करता है। और ऐसी एक फिल्म मुझे ध्यान भी आ रही है, दृश्यम, अगर आपको याद हो तो इसी तरह की परिस्थितियां वहां दिखाई दी थी। लेकिन एनआईए की चार्जशीट ये बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर ये करता हुआ पाया गया। अब इस दूसरे हिस्से की तरफ आप गौर करिए। इट इज फर्दर रिवील्ड that in furtherance of the conspiracy to kill Mansukh Hiren, accused Sachin Vaze lured him on the pretext of helping him for his safe transportation from his residence to safe place to avoid getting arrested and interrogated by law enforcement agencies. यानी मनसुख हिरेन को भी इस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया सचिन वाजे ने कि तुम्हें हम यहां से किसी सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं ताकि किसी तरह से तुम पकड़े ना जाओ, इन्वेस्टिगेशन के रडार में ना हो, यानी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें यहां से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा कदम उठाया, ये एनआईए की चार्जशीट इस वक्त बताती है। सीधे चलते हैं राकेश के पास। राकेश, जिस बात का मैं उदाहरण यहां दे रही थी कि देखिए अमूमन फिल्मों में हम इस तरह की कहानियां देखते हैं कि कैसे एलिबाई क्रिएट किए जा रहे हैं, क्राइम सीन से खुद को दूर रखने की ये कोशिश थी, लेकिन ये पूरा का पूरा इंतजाम जो सचिन वाजे ने किया, इसका खुलासा कैसे हुआ? एनआईए को ये जानकारियां उन्होंने कैसे जो है हासिल की और ये टाइमलाइन कैसे एस्टैब्लिश हुई?
देखिए मीनाक्षी, बहुत लोग कहते थे कि सचिन वाजे जैसा कोई इंटेलिजेंट ऑफिसर जो है वो इतनी मिस्टेक्स कैसे कर सकता है और इतने लूपहोल कैसे छोड़ सकता है, इतनी आसानी से वो कैसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप इस चार्जशीट को पढ़ेंगे तो इसमें ये पता चलता है, 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, इसमें कहानी बताई गई कि सचिन वाजे ने कितना फुल प्रूफ प्लान बनाया था मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतारने का। और अगर जिन लोगों ने इसका एग्जीक्यूशन किया उन्होंने अगर कोई माइनर मिस्टेक नहीं की होती तो शायद ये हत्या है, ये कभी बात सामने आती ही नहीं, लोग इसे आत्महत्या मान लेते। और जैसे कि आपने फिल्म दृश्यम का एक उदाहरण दिया, मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में भी सुनील माने नाम के जो इंस्पेक्टर हैं वो मनसुख हिरन को, जिसे कोडवर्ड का नाम दिया गया था पार्सल, उस पार्सल को जो है एक लाल टवेरा गाड़ी में बिठाते हैं जहां पे पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है वो उनके मारने के लिए तैयार है। और मनसुख का जो मोबाइल फोन है वो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं वसई में एक दूसरे इलाके में, जहां पे वो जाकर के मनसुख का सिम कार्ड और मोबाइल डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि अगर जांच एजेंसी जब पता लगाए तो मनसुख का लोकेशन थाने के बजाय वसई दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई कि जिन 5 लोग जो लाल टवेरा में बैठे थे उन्होंने जैसे ही मनसुख का नाक और मुंह दबा करके जब उसे दम घोट करके मार दिया, आनंद फानंद में उन्होंने जल्दबाजी में मनसुख को एक मास्क और उसके मुंह में ठूसे गए कई रुमाल के साथ ही खाड़ी में फेंक दिया। और जब बॉडी लो टाइड की वजह से बाहर आ गई, बही नहीं, क्योंकि उस दिन लो टाइड था, ये एक उनका फिर से कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट था ये इन आरोपियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं खुशकिस्मती थी उन लोगों के लिए जो इस मामले में न्याय चाहते थे। तो वहीं पर इस बात का खुलासा हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और उसके बाद एक व्हाट्सएप कॉल जो किया गया था मनसुख हिरन के नाम पे, जिसमें यह कहा गया था कि एक इंस्पेक्टर तावड़े उनसे मिलना चाहते हैं। जब ये पता चला कि उसकी जब डंप डेटा से उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है उससे जब पता लगाया तो ये पता चला कि आखिर ये सिम कार्ड जो है कैसे गुजरात से लिए गए थे और गुजरात से ये सिम कार्ड मुंबई लाए गए। सचिन वाजे ने इसका इस्तेमाल किया, सचिन वाजे ने इसे प्रदीप शर्मा को दिया, प्रदीप शर्मा ने सुनील माने को, सुनील माने ने 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को, और इस तरीके से जो ये पूरी हत्या की जो साजिश है वो सामने आई। तो ऐसे में एक जो डंप डेटा की टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत बड़ी मदद मिली, और दूसरी जो मिस्टेक इन एग्जीक्यूशन वालों ने की, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो कहीं ना कहीं इतने शातिर नहीं थे जितने की प्रदीप शर्मा, सुनील माने, सचिन वाजे जैसे पुलिस वाले थे। और उनकी गलती की वजह से, क्योंकि सचिन वाजे ने उन पर आंख बंद करके जो भरोसा किया, उस गलती की वजह से आखिरकार जो है ये कत्ल की जो राज है वो सामने आई। और हमेशा से जुर्म की दुनिया में कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा जुर्म होगा जो फुल प्रूफ होगा और कहीं ना कहीं जो है उसकी कलियां खुलती है और जो जुर्म करने वाला जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे पहुंचता है। बिल्कुल, और इसीलिए सचिन वाजे इस वक्त सलाखों के पीछे। और राकेश, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को एक एक बात समझाई कि मनसुख की हत्या के बाद कैसे क्राइम सीन को छिपाने के प्रयास हुए, कैसे उसके लिए एक अलग तरह से परिस्थितियां खड़ी की गई, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। सिद्धांत, देखिए बड़ी हैरानी होती है इस बात पर कि एक इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक तरह का कलंक ये लगाकर चले गए। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि कानून की तमाम बारीकियां आपको पता है, लेकिन वो बारीकियां आपको इस्तेमाल करनी होती हैं अपराधियों के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, लेकिन यहां तो अफसर खुद इस मामले में इन्वॉल्व है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये कि पुलिस विभाग के ऊपर जो ये कलंक ये साहब लगाकर गए हैं वो भरोसा वापस कैसे लौटेगा। और नए पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी कि हम खोया हुआ विश्वास हासिल करें। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस एक बहुत सीजन पुलिस फोर्स है, एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है। और सालों तक मैंने भी मुंबई पुलिस कवर किया है, तो मुझे पता है कि सिस्टर डिपार्टमेंट में वो स्ट्रक्चर, वो हायरार्की फॉलो की जाती है। 90 के दशक में मुंबई पुलिस पर दाग लगे, एक बार मनसुख हिरेन कांड के वक्त फिर से दाग लगे, लेकिन एक बार फिर से मुंबई पुलिस धीरे धीरे ट्रैक पे वापस आ रही है। पर जो कि आपने सवाल पूछा मीनाक्षी, उसका जवाब ये है कि जो सचिन वजे से वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे इस पूरी घटना को अंजाम देते वक्त, क्योंकि उनको पता था कि गाड़ी भी मैं ही पार्क करूंगा, केस भी मैं ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये केस अंत में मेरे ही पास ही आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो भी खामियां राकेश ने गिनवाई है, जो भी खामियां चार्जशीट में लिखी हुई हैं, वो हुई भी इसी वजह से क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। दरअसल ये पूरा मैटर खुला इसलिए क्योंकि इस पूरी जांच में महाराष्ट्र एटीएस के 2 जाबाज अधिकारी उतर गए और उन्होंने मनसुख
मनसुख हिरेन से पूछताछ चालू कर दी। मनसुख हिरेन ने सच कबूल दिया एटीएस के अधिकारियों के सामने, जिसके बाद सचिन वजे और पूरी गैंग दबाव में आ गई। उनको लगा कि अगर मनसुख ने ये तमाम बातें लोगों को और बताना शुरू कर दिया, सामने आके बोलना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि बकायदा सचिन वजे ने कुछ पत्रकारों को फोन करके बोला मनसुख हिरेन का इंटरव्यू चलाया जाए। यह खबर भी फैलाएगी कि मनसुख हिरेन पे पत्रकार दबाव बना रहे हैं और वो आत्महत्या कर लेगा इस मर्डर से कुछ दिन पहले, क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस के 2 जाबाज अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी ग्रुप पे दबाव बढ़ा और इसी के चलते महाराष्ट्र एटीएस के चलते ये पूरा भांडाफोड़ हुआ नेक्सस का। वरना मैं बता रहा हूं आपको मीनाक्षी कि ये सुसाइड ही प्रूफ होता लास्ट में और सचिन वजे सुपर कॉप बन के निकलते इस पूरी घटना। बिल्कुल सिद्धांत, देखिए तैयारी तो वही है, तैयारी तो वही थी और इसीलिए एनआईए की जो ये चार्जशीट है ये बता रही है कि क्या किया गया, किस मकसद से किया गया, क्यों किया गया और कैसे उसे अंजाम दिया गया। तो आपने देखा कैसे सचिन वजे ने कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल को अपना वसूली का अड्डा बना रखा था। वजह ने अपनी गर्लफ्रेंड को कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर बुलाकर पैसों से भरा बैग भी दिया था। अब आपको हम दिखाते हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज का दूसरा बड़ा खुलासा, जो मीना जॉर्ज ने एनआईए को अपने बयान में बताया कि वो दोबारा सचिन वजे से मिलने होटल ओबेरॉय में गई। अब देखिए कि मीना जॉर्ज ने 20 फरवरी की क्या कहानी एनआईए को सुनाई। मीना जॉर्ज दूसरी बार 20 फरवरी को होटल ओबेरॉय गईं। मीना जॉर्ज ने एनआईए को दिए अपने बयान में बताया, सचिन वाजे ने मुझे 36 लाख रुपए दिए थे। मैंने उन्हें गिना और 20 फरवरी 2021 को मैं दोबारा होटल ओबेरॉय गई। इस बार मैं सुबह करीब 10:30 बजे ओबेरॉय होटल पहुंची। मैंने उसके कमरे में उसके साथ नाश्ता किया और उसके बाद मैं होटल से करीब दोपहर 12:30 बजे निकल गई। जब मैं होटल से निकली तब मेरे पास कोई कैश नहीं था। सचिन वाजे अपने वसूली के पैसों को यहां से वहां ले जाने के लिए मीना जॉर्ज का इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही सचिन वाजे फर्जी कंपनियां बनाकर वसूली के पैसों को ब्लैक से व्हाइट में बदल रहा था। इसके लिए सचिन वाजे ने मीना जॉर्ज के अकाउंट का इस्तेमाल किया। मीना जॉर्ज ने बताया, 3 अक्टूबर 2020 को नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा कराए गए। 3 अक्टूबर को ही दोबारा नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा हुए। फिर 3 अक्टूबर को ही नीव एंटरप्राइजेस ने 2,40,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को दुर्गा एंटरप्राइजेस ने 9,50,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को ही अर्जुन एंटरप्राइजेस ने 10,20,000 रुपए जमा कराए और 6 अक्टूबर को एसबी ट्रेडिंग कंपनी ने 8,90,000 रुपए जमा कराए। एनआईए को दिए अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया कि इन कंपनियों में से वो किसी कंपनी को नहीं जानती। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मेरे अकाउंट में आने वाले सारे पैसे सचिन वाजे की व्यवस्था के तहत आ रहे थे। मेरे अकाउंट से फिर ये पैसे मोटो सर्जन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सचिन वाजे ने इस कंपनी का डायरेक्टर मुझे नियुक्त किया था। एनआईए को दिए बयान में मीना जॉर्ज ने कुछ और खुलासे किए जो सचिन वाजे के काले खेल को उजागर करता है। एनआईए के दस्तावेज में मयंक ऑटोमेशन के मीना जॉर्ज के करंट अकाउंट का जिक्र है, जिसमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 6 मार्च 2021 को सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 50 लाख रुपए जमा कराए। फिर 6 मार्च को ही सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर दमन से 10 मार्च 2021 को 75 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए गए। एनआईए को अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया, मैं किसी सुलोचना देवी अग्रवाल को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि मयंक ऑटोमेशन के अकाउंट में ये पैसे क्यों जमा किए गए। इसका जवाब सिर्फ सचिन वाजे के पास है, जिसने मयंक ऑटोमेशन को बनाया है। मुझसे दस्तखत कराकर मयंक ऑटोमेशन के ब्लैंक चेक लिए जाते थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज का इकबालिया बयान है। वो बयान जो सचिन वाजे के वसूली के खेल का पर्दाफाश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आइए आपको फिर सीधे लिए चलते हैं मुंबई से राकेश त्रिवेदी, सिद्धांत और शिवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे राकेश इस पर डिटेल्स चाहूंगी। देखिए, जो इस पूरे केस में मीना जॉर्ज की भूमिका और मीना जॉर्ज के बयान से कई अहम खुलासे हुए हैं, लेकिन पैसों का जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा था ये किस तरह से हो रहा था और जो जिक्र इसमें शेल कंपनीज का है, कितनी शेल कंपनीज बनाई गई थी और कैसे उसके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हो रहे थे?
देखिए मीनाक्षी, इसमें दो पहलू हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो चार्जशीट का एक हिस्सा जो आपने कुछ समय पहले पढ़ा, जिसमें ये कहा गया था कि सचिन वाजे जो एक सुपर कॉप बनना चाहता था और कहीं ना कहीं अंबानी परिवार से एक्सटॉर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन चार्जशीट के आखिर में एनआईए ये भी कहती है कि इस मामले की जांच वो अभी भी जारी रखना चाहती है, क्योंकि कुछ और संदिग्ध लोगों पर उसे शक है और ये कॉन्स्पिरेसी इससे भी बड़ी हो सकती है। तो इससे ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ा एक अपने आप में सवाल है। मैं ये बात इसलिए इस वक्त बता रहा हूं क्योंकि आप टाइमलाइन देखिए। 4 मार्च की रात को मनसुख हिरेन की हत्या होती है, 5 मार्च को उसकी बॉडी जो है वो मिलती है और उसके बाद 6 से 8 मार्च के बीच में ये मीना जॉर्ज के अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो है वो आते हैं दमन से और दूसरे इलाकों से। तो ऐसे में क्या ये मर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद किसी ने सचिन वाजे को ये 1.5 करोड़ रुपए क्या इसलिए दिए, ये अपने आप में एक सवाल है जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इतना ही नहीं कि ये कहीं ना कहीं पहले से ही सचिन वाजे जो जानता था कि कैसे ब्लैक को व्हाइट करना है पैसे को, इसलिए उसने मीना जॉर्ज की मदद ली। उसके नाम से कई साल पहले ही अलग अलग कंपनियां रजिस्टर करवाई, उसमें उसे डायरेक्टर बनाया। मैं आपको बता दूं कि सचिन वाजे कोई महज एक आम छोटा सा एपीआई नहीं था। उसने 17 साल जो वनवास काटा है पुलिस सेवा के बाहर, जब वो सस्पेंड हो गया था ख्वाजा यूनिस मर्डर केस में, उसके बाद में सचिन वाजे ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो उसने खुद डेवलप किया हुआ है, उससे कई किताबें लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि वो मीडिया के एक चैनल में वो बतौर एडवाइजर भी जो है काम कर चुका है। तो कुल मिलाकर के इतना शातिर शख्स जो था सचिन वाजे, वो यह भली बात जाता था कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल क्राइम है उसमें आप बच सकते हैं, और इसलिए उसने राकेश, मैं लौट रही हूं आपके पास। शिवानी, एक क्विक रिएक्शन मुझे आपसे भी चाहिए। जो मीना जॉर्ज के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये कितनी बड़ी मुश्किल सचिन वाजे के लिए खड़ी करने वाले हैं? देखिए, इसमें सचिन वाजे की मुश्किलें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस जाहिर सी बात है सबके सामने है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि सचिन वाजे ने ना सिर्फ मनसुख हिरेन हत्या मामले में वो फंसेंगे, बल्कि इसके पहले भी वो किन किन मामलातों से जुड़े रह चुके थे जहां पर उन्होंने मीना जॉर्ज की मदद की या उनसे मदद ली, वो सारे मामले भी सामने आएंगे। तो सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी स्टेटमेंट के बाद, जो कि एनआईए की एजेंसी के पास है। चार्जशीट में जिसका बतौर पूरी तरह से ब्यौरा दिया गया है कि कब कब सचिन वाजे उन्हें पैसे देते थे, किस तरह से ओबरॉय होटल के कमरों में जाके मीना जॉर्ज ने उन्हें वो पैसे लौटाए और कहां कहां ये पैसे इस्तेमाल हुए, कहां से ये पैसे आए, इसकी भी जानकारी मिलने पर सचिन वाजे की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। जी, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास, लेकिन देखिए, मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के पास मिली विस्फोटक कार मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में जो चार्जशीट फाइल हुई 10,000 पन्नों की, और आपको यह भी बता दें कि इस चार्जशीट में सचिन वाजे एंड कंपनी की साजिश का तो पर्दाफाश हुआ ही, लेकिन साथ में इस चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। और ये तीसरा बड़ा खुलासा इस वक्त आपको हम बता रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव में। परमबीर सिंह पर बड़ा खुलासा किया है जोसेफ मारियन डिसिल्वा ने। जोसेफ मार्विन डिसिल्वा ने क्या बताया है वो आपको बताएं, लेकिन आपके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह शख्स आखिर है कौन जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस ऑफिसर पद पर ये तैनात हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के निजी काम की देखरेख की जिम्मेदारी भी डिसिल्वा पर थी। 1 नवंबर 1988 मुंबई पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुई, लेकिन पिछले 23 साल में कई बार तबादले हुए। 2004 में साइबर क्राइम ब्रांच सेल में यह हिस्सा उसका रहे। 2006 में एटीएस मुंबई में ट्रांसफर हुआ। परमबीर सिंह का एसआरपी में एटीएस में तबादला भी हुआ और तब से परमबीर सिंह के निजी सहायक के तौर पर जोसेफ डिसिल्वा काम कर रहा है। एनआईए ने एंटिलिया के पास मिली विस्फोटक कार और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में 10,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसमें कुरकुरे बालाजी फेस टाइम आईडी के जरिए एनआईए का आरोप है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ही एंटिलिया के पास मिली विस्फोटक कार और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले के मास्टरमाइंड हैं। परमबीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर कहने को तो सरकारी छुट्टी पर हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से ना तो ये मुंबई में दिखे हैं और ना ही चंडीगढ़ में पुश्तैनी घर पर। टाइम्स नौ भारत ने कई बार परमबीर सिंह का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी लापता हैं। आज उन्हीं परमबीर सिंह को लेकर एक नया खुलासा होने जा रहा है। यह खुलासा मुंबई में एंटिलिया के पास विस्फोटक रखने और मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर है। एनआईए ने मामले में 10,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। उसमें एक अहम दस्तावेज अटैच किया गया है। एनआईए ने 8 जुलाई को अमेरिकन कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन से एक जीमेल अकाउंट ISE997316@gmail.com से जुड़े
फेस टाइम एप्लीकेशन आईडी की जानकारी मांगी। पुलिस को शक था कि इस आईडी का इस्तेमाल एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने के मामले में हुआ है। शक यह था कि इस एप्पल आईडी के जरिए कोई शख्स वारदात के वक्त आरोपियों के साथ सीक्रेट ऑडियो और वीडियो कॉल कर रहा था। फेस टाइम एप्पल फोन में एक फीचर है जिससे 2 एप्पल यूजर्स आपस में ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। एनआईए के 8 जुलाई की चिट्ठी के जवाब में एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने 20 जुलाई को एनआईए को जानकारी दी और बताया ईमेल अकाउंट ISE997316@gmail.com से फरवरी तक एक फेस टाइम आईडी का इस्तेमाल किया गया और फिर अप्रैल महीने में इसी ईमेल आईडी से कुकरेजा बालाजी नाम की एक दूसरी आईडी का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल था कि फेस टाइम आईडी कुकरे बालाजी कौन इस्तेमाल कर रहा था। एनआईए को इस कड़ी को जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उनके पास मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक निजी सहायक जोसेफ डिसिल्वा का वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि फेस टाइम आईडी कुकरे बालाजी उसने परमबीर सिंह के लिए बनाई थी। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में परमबीर सिंह ने एक नया आईफोन खरीदा। तब जोसेफ डिसिल्वा ने परमबीर सिंह के लिए फेस आईडी कुकरेजा बालाजी क्रिएट की थी। इससे पहले एनआईए की इस चार्जशीट में एक और खुलासा हुआ कि परमबीर सिंह ने दिल्ली के रहने वाले एक साइबर एक्सपर्ट को इस मामले में जैश-उल हिंद से जुड़ी एक फर्जी साइबर रिपोर्ट बनवाई। इस रिपोर्ट के जरिए 5 लाख रुपए नकद भी दिए गए। इस बात का जिक्र भी जोसेफ डिसिल्वा ने अपने बयान में किया है। ऐसे में अगर कड़ियां जोड़ी जाएं, तो इस मामले में शक की सुई परमबीर सिंह की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा करती है। परमबीर सिंह को टाइम्स नाउ नवभारत ने कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पिछले 4 महीने से लापता परमबीर सिंह भारत से नेपाल के रास्ते दुबई या इंग्लैंड भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। राकेश, सीधे आपके पास मैं इस वक्त आना चाहूंगी। एक के बाद एक धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमने इस पूरे मामले के जो पहलू हैं अलग अलग वो अपने दर्शकों के सामने रखे, लेकिन खास तौर पर जिस तरह से ये तीसरा बड़ा खुलासा हमने दिखाया, अब सवाल ये उठता है यहां पर कौन किसका बॉस है, किसके इशारे पर क्या हो रहा है। और अगर हम इसे कुरकुरे बालाजी की भूमिका के हिसाब से देखें तो क्या अभी तक इस केस में समझ आ रहा है, किस निष्कर्ष पर एनआईए पहुंची है? देखिए मीनाक्षी, मैं पिछले 18 साल से जो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा ऐसा मामला होगा जिसमें मुंबई पुलिस के ऊपर इतनी बड़ी जो है उसकी छवि पर दाग लगा हो। इससे पहले 2003 में जब तेलगी स्कैम हुआ था, तब मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर आर एस शर्मा जो है वो अपने रिटायरमेंट के एक दिन बाद अरेस्ट हुए थे। उसमें श्रीधर वागल ज्वाइंट कमिश्नर का नाम आया था। लेकिन ये जो मामला है कहीं ना कहीं एंटीलिया बॉम्ब्स के केस का, ये अपने आप में इतना ज्यादा इसमें साजिशें हैं, इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है कि कहीं ना कहीं 26/11 जिससे मुंबई हमले की साजिश के साथ अगर कंपेयर करें तो आतंकी संगठनों की जो साजिश है वो भी इसके सामने फीकी नजर आती है। कुल मिलाकर के ये अब एनआईए के जो हमारे सोर्सेज जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्हें वो कई सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि क्या परमबीर सिंह जो है अब शक की सुई उन्हीं के ऊपर नजर आ गई है। क्या वो एक ऐसे ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें फेस टाइम आईडी जुड़ा हुआ था, वो लगातार इन आरोपियों के साथ संपर्क में थे? क्या वो उनकी जो भूमिका है वो इस मामले में संदिग्ध है या नहीं? इस मामले में वे परमबीर सिंह के साथ फिर से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन परमबीर सिंह जो है फिलहाल वो लापता है। वो पिछले 4 महीने से कहाँ है वो किसी को नहीं पता। ऐसे में एक सवाल ये भी अब खड़ा होता है जो यहाँ पर सरकार जिसकी है, जिस पार्टी की, वो खड़ी कर गई कि क्या वाकई में परमबीर सिंह जो है, जब ये बात सरकार को समझ में आ गई कि परमबीर सिंह इस साजिश में शामिल है और इससे जब उनका ट्रांसफर मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से कमांडेंट जनरल जो है किया गया था होमगार्ड्स में, क्या इसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने तमाम जो अलग अलग मंत्री हैं उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए लेटर बम जारी किया था या नहीं किया था? और जब मुंबई पुलिस अलग अलग एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करती है, लुकआउट सर्कुलर जो इशू करती है, उसके बाद में ही एनआईए जो है वो लगातार उनके खिलाफ सबूत जमा करती है। या आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में एनआईए ने सचिन वाजे और सुनील माने की फिर से कस्टडी मांगने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं वो और सबूत जो है वो इकट्ठा करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे शक की सुई जो है वो सचिन वाजे तो मामला अपने आप में बेहद पेचीदा राकेश, और इसीलिए इंतजार करना होगा इस इन्वेस्टिगेशन के और आगे बढ़ने का और आगे किस तरह से एजेंसीज किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई से तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन धाकड़ एक्सक्लूसिव में इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर हम बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा घटाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को फिलहाल एसएसजी सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन अब जल्द ही इनकी ये सिक्योरिटी घटाई जाएगी और इन्हें थ्रेट बेस्ड सिक्योरिटी मिलेगी। गृह मंत्रालय के पास ये फाइल आई है और इसे जल्द ही ओके कर दिया जाएगा।
साथ ही कल गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में 2 अहम बातें की हैं। पहली बात यह कि अमेरिका की सेना जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गई है वो भारत तक ना पहुंचे, तो ये एक चिंता अभी देश के लिए, गृह मंत्रालय के लिए बना हुआ है। इस पर और डिटेल्स के साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी निकुंज गर्ग जुड़ गए हैं हमारे साथ। निकुंज, जो ये रिव्यू मीटिंग हुई है इसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं और अफगानिस्तान को लेकर जो कंसर्न्स गृह मंत्रालय के हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बड़े फैसले इस पर होते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो सबसे बड़ी बात तो आपने बताई कि अब तक हम देख रहे थे मास मीडिया के जरिए तमाम इंटरनेशनल प्रेस और तमाम इंडियन प्रेस इस बात को लेकर के बहुत एक्साइटेड थी, एक तरह से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि अमेरिकन फोर्सेस किस तरह के आधुनिक वेपनरी वहाँ अफगानिस्तान में छोड़कर पीछे चले गए हैं, जो कि एक रोग संगठन या रोग सरकार एक तरह से कहें, क्योंकि अभी कहीं से भी उनको इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है। और इंडिया के तो आपको पता ही है पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ही अफगानिस्तान से जुड़े हुए। वो हथियारों का जो जखीरा वहाँ पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, क्या बनेगा। तो कल ये बात गृहमंत्री के संज्ञान में भी, गृहमंत्री भी ऑब्वियसली मीडिया से तो नोट कर ही रहे थे इस बात को, बट आधिकारिक तौर पे भी उनके संज्ञान में ये बात डाली गई और उनकी हिदायत बड़ी क्लियर थी, उनकी हिदायत बड़ी साफ थी कि ये इंश्योर करना है कि किसी भी तरह से जो आर्म्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है, देखिए जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स है वो बहुत सेपरेट है आर्म्स के इन्फिल्ट्रेशन से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मिलिटेंट्स एलओसी के पास आके एक बड़ा डंप क्रिएट करते हैं, हथियारों के ज़खीरे को दबाते हैं एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में और वापस चले जाते हैं, और मौका आने पे जो मॉड्यूल्स यहाँ एक्टिवेट किए जाते हैं वो उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हथियारों की इन्फिल्ट्रेशन और हथियारों का इंग्रेस अगर हम उसको कहें, वो आदमियों के अंदर आने से काफ़ी अलग जुदा बात है। तो दोनों को लेकर गृह मंत्री ने अपनी टिप्पणी उसके ऊपर करी और हिदायतें दी, और साथ में ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एक चलता है जिसके सबसे आगे रहती है राष्ट्रीय राइफल्स जो भारतीय सेना का पार्ट है, और एंड में रहती है जम्मू और कश्मीर पुलिस, तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए। और हथियारों के यहाँ आने को लेकर के खास तौर से जो ये आधुनिक जखीरा एक तरह से अफगानिस्तान में है इस समय, हालांकि उसमें स्मॉल आर्म्स कम है, इतने बहुतायत में नहीं है, बट फिर भी जो पर्सनल वेपन्स हैं उनके यहाँ आने को लेकर के गृह मंत्री ने खास तौर से अपनी हिदायतें दी। शुक्रिया निकुंज आपका इस जानकारी के लिए।